प्रिय बच्चों, कक्षा 9 के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं बताया था पिछले वादन में कि हमारे सिलेबस में से जो है 30% पाठ्यक्रम को घटा दिया गया है। पालमपुर की कहानी को भी जो है सिलेबस से निकाल दिया गया है। आज हम लोग समाज विज्ञान के अर्थशास्त्र में संसाधन के रूप में लोग पढ़ेंगे, जो दूसरा पाठ है। संसाधन क्या है, पहले इसको हम लोग समझें। ऐसे मान लीजिए कि संसाधन का से यहाँ से है कि उत्पादन के संसाधन। उत्पादन के संसाधन में श्रम, पूंजी, भूमि प्रबंधन और शासी, जिसमें भूमि एक स्थिर संसाधन है जो सक्रिय नहीं है। मानव द्वारा उसे सक्रिय किया जाता है, श्रम द्वारा उसे सक्रिय किया जाता है। पूंजी भी जो है निष्क्रिय संसाधन है। जब कोई धन उत्पादन के कार्यों में प्रयुक्त होगा तभी उसको पूंजी कहा जाएगा। यदि वह धन उत्पादन के कार्यों में प्रयुक्त नहीं होगा तो वह पूंजी नहीं हो सकती है, वो धन हो सकता है। बैंक में चाहे हम जो भी रखें, घर पर जो भी धन रखें, पैसा रखें, उससे उत्पादन नहीं होगा तो वह पूंजी नहीं हो सकता। यहाँ हम संसाधन के रूप में लोग पर बृहद चर्चा करेंगे। मानव सभी संसाधनों में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि बिना मानव के कोई भी संसाधन सक्रिय नहीं हो सकता। इस प्रकार मानव जो संसाधन है सब श्रेष्ठ है। इस पाठ को पढ़ने के लिए हम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ मानव पूंजी क्या है ये हम बताएंगे हम लोगों को। भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को मानव पूंजी कहते हैं। जो पूंजी दिखाई दे रहा हो वह वैसे पड़ा हो, जैसे भूमि पड़ी हो, पूंजी उसे पड़ा हो, धन पड़ा हो, जब उस पर मानव का श्रम लगेगा तो मानव पूंजी कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार मानव पूंजी निर्माण कैसे होगा? हम शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से अच्छे मानव पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति समान शिक्षा ग्रहण कर रहा हो, उसको उच्च शिक्षा देंगे तो अच्छे पूंजी का निर्माण होगा, मानव पूंजी का निर्माण होगा। उसे टेक्निकल शिक्षा देंगे, अच्छे मानव पूंजी का निर्माण होगा। उसको स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा देंगे तो अच्छे मानव पूंजी का निर्माण होगा। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो मानव पूंजी का अच्छा निर्माण नहीं हो पाएगा। शिक्षा के माध्यम से मान लीजिए कोई व्यक्ति है, गांव में है, अनपढ़ है, लेकिन वह व्यक्ति जब किसी काम पर कहीं बाहर जाता है तो कुछ काम सीखता है। जब वो टेक्निकल काम सीख लेता है तो अच्छे पूंजी का निर्माण हो जाता है, उसकी मजदूरी अच्छी हो जाती है। आपको एग्जाम्पल के रूप में ले कि आपके गांव में मकान का निर्माण होता होगा। उस मकान के निर्माण में एक सामान्य मजदूर होगा, उसकी मजदूरी 200 या 300 रुपया होगी। लेकिन जो चुनाई करता है
मकान का निर्माण का राजगीर मिस्त्री काम करता है, उसकी मजदूरी 600 रुपया है। तो हम शिक्षा के माध्यम से या प्रशिक्षण के माध्यम से अच्छे मानव पूंजी का निर्माण कर सकते हैं और करते भी हैं। एक लड़का जब इंटर तक शिक्षा प्राप्त करता है तो मेडिकल के क्षेत्र में या इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहता है और जाता भी है, मेडिकल क्षेत्र में जाता है। संयोग से सरकारी अगर सीट मिल गया, सरकारी कॉलेज मिल गया तो शुल्क कुछ कम होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट विद्यालयों में, कॉलेजों में एडमिशन कराते हैं, वहाँ पूंजी थोड़ा अधिक लगता है। तो जब डॉक्टर लड़का बनकर निकलेगा तो अच्छे मानव पूंजी का निर्माण हुआ, उच्च कोटि के मानव पूंजी का निर्माण हुआ। वैज्ञानिक बनकर निकलेगा तो उच्च कोटि के मानव पूंजी का निर्माण हुआ। इंजीनियर बनकर निकलेगा तो उच्च कोटि के मानव पूंजी का निर्माण हुआ। तो हम स्वास्थ्य और शिक्षा के माध्यम से अच्छे मानव पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार है मानव संसाधन। मानव संसाधन अन्य संसाधनों से श्रेष्ठ माना जाता है कि क्योंकि मानव ही अन्य संसाधनों का उपयोग करता है, उपयोग करके उसके गुणवत्ता में वृद्धि करता है। मान लीजिए कि पेट्रोलियम पदार्थ है, खनिज तेल निकालते हैं, हम कच्चे तेल के रूप में निकालते हैं, उसको रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, अन्य तेलों के रूप में उसको हम बांटते हैं, उसके गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। इसीलिए मानव संसाधन जो है अन्य संसाधनों से श्रेष्ठ माना जाता है कि क्योंकि कोई संसाधन अपना उपयोग स्वयं नहीं कर सकता, मानव संसाधन अपना उपयोग या अन्य संसाधनों का उपयोग करता है। ठीक इसी प्रकार शिक्षा का क्या महत्व है? शिक्षा श्रम की गुणवत्ता को बढ़ाती है। शिक्षा श्रम की गुणवत्ता को बढ़ाती है। क्या करती है? बढ़ाती है। शिक्षा के माध्यम से ही एक सामान्य व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, वकील बन जाता है, शिक्षक बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, वैज्ञानिक बन जाता है, इत्यादि बड़े पदों को सुशोभित करता है। मात्र शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग पढ़ो, क्योंकि शिक्षा ही आपको जो है फर्स्ट से अर्थ तक पहुंचाएगा। शिक्षा नहीं रहेगा तो आदमी का विकास उस तरह से नहीं हो पाएगा जिस तरह से चाहिए। जापान में मानव संसाधन पर सबसे अधिक निवेश किया जाता है। जापान ऐसा देश है जो काफी तबाह हो चुका था। अमेरिका द्वारा परमाणु हमला करने के बाद वहाँ की सारी अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो चुकी थी, लेकिन वहाँ के लोगों की राष्ट्रभक्ति, समर्पण उसको जो है विकसित राष्ट्रों के दर्जे में लाकर खड़ा कर दिया। उस देश के लोग या वह राष्ट्र अपने लोगों की शिक्षा पर सबसे अधिक व्यय करता है, क्योंकि एक वैज्ञानिक बनेगा, एक इंजीनियर बनेगा, एक डॉक्टर बनेगा, उसकी गुणवत्ता बहुत उच्च कोटि की होगी। उसका निर्माण, और मान लो फ्रांस जो है राफेल का निर्माण किया, जापान जो है उन्नत टेक्नोलॉजी का निर्माण करता है, प्रयोग करके निर्माण करता है, उसके प्रोडक्ट काफी महंगे बिकते हैं। मान लो एक फैक्ट्री है जो हौजरी का प्रोडक्शन करती है, उसमें उच्च गुणवत्ता के लोग नहीं रहेंगे, मीडियम गुणवत्ता के लोग उसमें कार्य कर रहे हैं, और हौजरी जो वस्तुओं का निर्माण करती है सब 40% या 60% या 50% जो भी लाभ उसको मिलता है। लेकिन एक
वैज्ञानिक, एक इंजीनियर बड़े बड़े जहाजों का, लड़ाकू विमानों का जब परीक्षण करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उनकी कीमत मुंह मांगी कीमत होती है। इसलिए जापान ही एक ऐसा देश है जो बहुत विकास किया शिक्षा के माध्यम से। जिस देश में शिक्षा पर जितना ही व्यय होगा, जिस परिवार में शिक्षा पर जितना ही व्यय होगा, वो परिवार उतना ही जल्दी डेवलप करेगा, विकास करेगा। आप लोग अपने अगल बगल देख लें कि जो परिवार शिक्षा से वंचित रह गया, उसका विकास, जो शिक्षा के माध्यम से उच्च कोट पद पर सुशोभित हो रहा है, उसका विकास में कितना अंतर है। हर गांव में दिख लीजिए आप लोग। जिस परिवार में शिक्षा पर जोर दिया गया, वो परिवार जल्दी विकास किया। अब हम आएंगे, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्रियाकलापों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। प्रथम क्षेत्रक के अंतर्गत कृषि है, उत्खनन है, ये आते हैं। पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, अंडा फार्म है, ये प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग आते हैं, जो प्रथम क्षेत्र के प्रोडक्ट को अपने मान लेकर उसका निर्माण करते हैं। जैसे उद्योग मान लें, अपने क्षेत्र में शुगर उद्योग जो है, शुगर फैक्ट्रियां हैं, या द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। लोहा फैक्ट्रियां हैं, सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, ट्रैक्टर बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, या मोटर गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, या द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग आएगा, बीमा आएगा, सेवा के क्षेत्र कहा जाता है इसको। तृतीय क्षेत्र को सेवा के क्षेत्र कहा जाता है। जैसे बैंकिंग है, बीमा है, यानी प्रथम और द्वितीय क्षेत्रों को सहयोग करने वाले क्षेत्र को भी तृतीय क्षेत्र कह सकते हैं। अब आएंगे वह सभी क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धक कार्य करती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जो राष्ट्रीय आय में विकास करने का कार्य करती हैं, उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ऐसे मान लीजिए एक मजदूर है, वो काम कर रहा है, तो आर्थिक क्रियाकलाप में वो सम्मिलित है। एक इंजीनियर है, वो अपने कार्य में लगा हुआ है, उसको भी आर्थिक क्रिया कहेंगे। एक डॉक्टर अपने क्षेत्र में लगा हुआ है, एक शिक्षक अपने क्षेत्र में लगा हुआ है, एक अधिवक्ता अपने क्षेत्र में लगा हुआ है, तो उसको हम आर्थिक क्रियाकलाप कहेंगे। हम गैर आर्थिक क्रियाकलाप और आर्थिक क्रियाकलाप के विषय में भी आप लोग को बेहद बताएंगे। जिस क्रियाकलाप से कोई आय न होता हो, उसे हम जो है केवल अपने जीवन भर के काम करते हो, उसे गैर आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आर्थिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, बाजार क्रियाएं, गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाएं वो है जिस क्रिया से आर्थिक लाभ होता हो, वेतन मिलता हो, मजदूरी मिलता हो, इसको हम बाजार क्रिया कहते हैं। अर्थात हम उत्पादन जो है आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हो, इसको हम बाजार क्रियाएं कहते हैं। गैर बाजार क्रियाएं आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं किया जाता है,
स्वयं के उपभोग के लिए जो उत्पादन किया जाता है उसको गैर बाजार क्रियाएं कहते हैं। अब फिर हम आएंगे जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता में वृद्धि कैसे होती है? जनसंख्या की गुणवत्ता में वृद्धि स्वास्थ्य और शिक्षा के माध्यम से होती है। हमारी जनसंख्या स्वस्थ है, निरोग है, तो उसकी गुणवत्ता में वृद्धि रहेगी। और श्रमिक या वह काम करने वाला व्यक्ति का जो उत्पादन करने का ढंग होगा या स्तर होगा वो अच्छा होगा, अधिक होगा। जो व्यक्ति शिक्षित होगा, प्रशिक्षित होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होगा तो उसका जो है उत्पादन क्रिया बेहतर होगा, उच्च क्वालिटी का होगा। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य, अब हम आएंगे सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के दबे कुचले लोग, समाज के निचले पायदान के लोग के बच्चों को जो है शिक्षा नहीं मिल पाता था, वो शिक्षा से वंचित हो जाया करते थे, तो भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत उनको शिक्षित करने के लिए जो है काफी मेहनत किया गया। गांव में इसके लिए अभियान चलाया गया, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए जागरूक किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जनसंख्या का अधिक से अधिक भाग जो है शिक्षा से आच्छादित हो। जिस देश की जनसंख्या अशिक्षित रहेगी उसका विकास तीव्र गति से नहीं होगा। अगर जिस देश की जनसंख्या शिक्षित है, स्वस्थ है, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त कर रही है, वह देश जल्द से जल्द विकास करेगा, तीव्र विकास करेगा। आप लोगों के सामने अभी मैं जापान का उदाहरण दिया हूं। वह देश सबसे अधिक शिक्षा पर व्यय करता है। काफी छोटा मुल्क है, लेकिन वहां का जो मानव संसाधन है उसकी गुणवत्ता बहुत उच्च कोटि की है। आज अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी ये देश जो है शिक्षा के माध्यम से विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आए हैं। अब आएंगे मृत्यु दर पर। एक विशेष अवधि में 1000 व्यक्तियों पर कितनी मृत्यु हो रही है, इसको हम मृत्यु दर कहते हैं। ऐसे मान लीजिए वित्तीय वर्ष ले लीजिए या जनवरी से ले लीजिए दिसंबर तक हमारी जनसंख्या कितनी है, उस जनसंख्या के अनुपात में कितने लोग मरे हैं उस वर्ष में, तो उसका हम दर निकालते हैं, इसको मृत्यु दर कहते हैं। फिर इसी प्रकार 1000 लोगों पर कितने लोग जो है कितने बच्चे जन्म लिए, कितने शिशु जन्म लिए, इसको हम जन्म दर कहेंगे। एक विशेष समय में कितने बच्चे जन्म लिए और कितने मर गए। जो जन्म लिए 1000 व्यक्तियों पर उसको जन्म दर कहेंगे, और जो जन्म लिए उसमें से कितने मर गए उसको हम शिशु मृत्यु दर कहेंगे। अब आएंगे बेरोजगारी पर। बेरोजगारी क्या है? लोग काम करना चाहते हो, उनको उनके योग्यता के अनुसार काम न मिलता हो, इसी को हम बेरोजगारी कहेंगे। या मान लो एक गांव का लेबर ही है, वह मजदूरी करना चाहता हो, उसको मजदूरी न मिले, उसको काम न मिले, तो बेरोजगारी कहा जाएगा। अर्थात कोई व्यक्ति काम करना चाहता हो, उसके योग्यता के अनुसार उसको काम न मिले, इसको ही हम बेरोजगारी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी, यहां हम आएंगे मौसमी बेरोजगारी पर। जैसे मान लीजिए कि कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोग
साल के कुछ महीने ही काम कर पाते हैं, इसको हम मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। क्योंकि कृषि का कार्य पूरे वर्ष नहीं चलता है, वर्ष के कुछ महीने ही चलता है, तो इसको हम जो है मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। प्रचंड बेरोजगारी फरमाएंगे। ऐसे मान लीजिए कोई काम 4 व्यक्तियों का हो, उसमें 6 व्यक्ति या 7 व्यक्ति या 8 व्यक्ति लगे हों उसी काम करने के लिए, जबकि 4 व्यक्ति ही उस काम को एक दिन में कर देंगे, लेकिन चूंकि काम नहीं मिला इसलिए उसी काम को 6 लोग कर रहे हैं, 7 लोग कर रहे हैं, 8 लोग कर रहे हैं, तो इसको हम जो है प्रचंड बेरोजगारी कहेंगे या छुपी हुई बेरोजगारी कहेंगे। देखिए वो काम तो केवल 4 व्यक्तियों का था, 4 लोगों का था, लेकिन उसमें 8 लोग काम कर रहे हैं, 7 लोग काम कर रहे हैं, तो जितने लोग काम कर रहे हैं चूंकि काम नहीं मिलने की वजह से उसी काम को कर रहे हैं, कम समय में हो जा रहा है, इसको हम प्रचंड बेरोजगारी कहेंगे। सारी बेरोजगारी या बेरोजगारी तो आम बात हो गई है, जैसे हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर, प्रशिक्षित स्नातक या ये कहा जाए टेक्निकल शिक्षा प्राप्त लोग हों, जब उनकी योग्यता के अनुसार शहरों में काम नहीं मिल पाता है, वो बेरोजगार रहते हैं, कोई उत्पादन नहीं कर पाते हैं, इसी को हम जो है सारी बेरोजगारी कहते हैं। राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य ये होना चाहिए कि समाज का दबाव कुछ व्यक्ति को मुख्य धारा में सम्मिलित हो, उसकी आय में वृद्धि हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा स्वास्थ्य उसका हो, उसको भोजन अच्छा मिले, उसको रहने के लिए आवास हो, उसके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, अर्थात उसका आय बढ़े, उसकी औसत आय बढ़े। जब उसकी औसत आय बढ़ेगी, जब समाज के निचले तबके के लोग या किसी के भी समाज के किसी भी वर्ग के लोगों की जब औसत आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। यही राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद। अब फिर जो है अगले दिन हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक्स।